पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नाम लिया और उनकी खिदमत को एक्नॉलेज किया है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ ईरान और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए हैं, डिप्लोमेसी की है, बल्कि रूस और चीन के साथ भी अपनी सफारती जो महारत है उसको इस्तेमाल किया है और ना सिर्फ मीडिएटर का रोल प्ले किया है। जिस तरह हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मसूद मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिक इवेंट को बहुत ही खुश उसलूबी के साथ एक मैनेज किया और बड़े बड़े खबर रसा इदारे ये बात मेंशन करें कि पाकिस्तान सेव्स अ होल सिविलाइजेशन। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ मीडिएटर का रोल प्ले किया है बल्कि एक ऐसा किरदार अदा किया है कि तारीख़ याद रखेगी और जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें इस्लामाबाद का जो पैक्ट है उसको हमेशा मेंशन किया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने ओवर द नाइट अपने आप को जगा कर, हमारे जो वजारत ख़ारजा की बात कर लें, हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात कर लें, सब ने अपना अपना रोल प्ले किया और एक नामुमकिन सूरत हाल को मुमकिन बनाकर दिखाया। डॉक्टर साहब देखिए, ये जो सफारतकारी होती है ना, ये अमूमन होती है कि किसी जंग को रोका जा सके। यानी आप कोई तनाव बढ़ रहा हो, कोई कशीदगी बढ़ रही हो, उसको रोकने के लिए सफारतकारी होती है। जब ऑलरेडी एक बदतरीन जो है वो जंगें छिड़ चुकी हों और वो एक या दो मुल्क ना हो, उसमें वो पूरा ग्लोबल चेस बोर्ड आ रहा हो कि इस मुल्क का इसके साथ ये तनाज़े, इस मुल्क का इसके साथ ये तनाज़े, इसके ये जजीरों के ऊपर ये दो मुल्कों के आपस में मसाइल हैं, ये इनका ऑयल का मसला है, ये इनके तारीखी मसला है, ये इसमें यूरोप यूं है, ये मतलब आप इसकी डायमेंशंस देखें। और दूसरी बात यह है कि मैं फिर ये बात दोबारा दोहरा रहा हूं कि ये सिर्फ मैसेंजर का काम तो वो कोई भी कर सकता था कि जी इधर का मैसेज आपने उधर दे दिया, इधर का उधर दे दिया। नहीं, असल बात यह है कि जो मैसेंजर से ज्यादा जो स्टेबलाइजर है कि जिसके ऊपर इत्मीनान सारे लोग कर रहे हैं, और इसमें यकीनन चाइना भी है, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा, और ये जो फॉरेन ऑफिस की बात मैं कर रहा हूं, देखें माजी में क्या होता रहा है, ये मेरा अपना ज़्यादा मैं सिर्फ अपना तज़िया दे सकता हूं, मैं ज़्यादा इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक मेरा तज़िया ये है कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है पोलिटिसाइज रहा है बहुत ज़्यादा। इसका बंदा, उसका बंदा, इसका बंदा, उसका बंदा, इस तरह ये पॉलिटिकली अपॉइंटीज रहे। हमारा फॉरेन ऑफिस का जो अपना पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा है। मैं आपको सिर्फ ये, जैसे आसिम इफ्तिखार साहब से मैं कभी नहीं मिला, मेरी बात भी नहीं हुई, लेकिन जब मुनीर अकरम साहब जा रहे थे तो मैं परेशान था कि यार अक़वाम मुत्तहिदा में कौन सी ऐसी आवाज होगी जो यार वो मुनीर अकरम साहब की जगह लेगी। तो पता चला वहां पे आसिम इफ्तिखार साहब आ गए। तो वो गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, डॉक्टर जमील अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया है। आपकी तरफ भी दोबारा आते हैं, उनसे भी जरा बात कर लें, उनका भी कॉमेंट ले लें। जमील अहमद साहब, आपको वाह वेलकम कहते हैं इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। जिस तरह डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने अर्ज़ किया और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अता किया कि किस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन को डी एस्केलेट किया है पाकिस्तान ने, सिर्फ मीडिएट नहीं किया बल्कि बाकायदा तौर पर डी एस्केलेट किया है। चीन और रूस को भी एतमाद में लिया है, अमेरिका से बातचीत किया और डोनाल्ड ट्रंप से उस वक्त में बातचीत की है जब डोनाल्ड ट्रंप से कोई भी उनकी स्टेटमेंट पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं था। तो व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस करंट सिनेरियो सर? Me on your program, and particularly while Dr. Shahid is also available. So thanks once again. And basically इसका मकसद तो ये है कि इसके मुहर्रिकात हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि खुशाइन बात है, सारे कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान की आन शान में इजाफा हुआ है। इससे बड़ी बात यह है कि मिलत पाकिस्तान के हर फर्द के लिए ये एक फख्र की बात है कि पाकिस्तान की मुतहर्रिक सफारतकारी, और तो वो सफारतकारी जिसके पीछे ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के साथ साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी जिस बामो रूज से शामिल हुई और जिस तरीके से मिलिट्री डिप्लोमेसी ने उड़ान भरी, और उसके पीछे सबसे बड़े मुहर्रिक हमारे फील्ड मार्शल थे, जिनको कि जब उनको वहाँ व्हाइट हाउस में, ओवल हाउस में जब टूर दिया गया तो मैंने उस वक्त ओवल हाउस की तारीख का मुतालिया किया और मैंने देखा कि ओवल हाउस में सिर्फ उस शख्सियत को एक गाइडेड टूर दिया जाता है या ओवल ऑफिस में जिस शख्सियत को ज्यादा पजीराई दी जाए और उसके मुल्क को ज्यादा पजीराई दी जाए। तो ऐसी जब मैंने वो देखा वहाँ, और उसके बाद मुतवातर और मुसलसल मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल दोनों ने मिलकर अपने अपने डोमेन में, अपनी अपनी हैसियत में जितने ममालिक से अपने सारे के सारे राब्ते रखे और जिस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन ओपन रखी और जिस तरीके से अपने आप को बिल्कुल ऐसे
दामन साफ करके ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे लेके चले, तो वो इसका मुहर्रिक बना जो आज रात को जबकि तहजीब को फना करने किए जाने का अनाउंसमेंट हो चुकी थी, और ऐसी शख्सियत ने वो अनाउंसमेंट की थी जो कि दुनिया की सबसे कवि, सबसे ताकतवर शख्सियत, सबसे ताकतवर फौज का सरबराह जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप, उसने अनाउंस कर दिया था। उस अनाउंसमेंट के पीछे जो उन्होंने किया, उसको उससे इस बात पर कायल करना कि इसमें पॉज दे दिया जाए, 2 हफ्ते का वक्फा दिया जाए, डिप्लोमेसी को चांस दिया जाए, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि ये न सिर्फ काबिल सताइश है, दुनिया के लिए किताबों में, टेक्स्ट बुक में पढ़ने का एक मुकाम होगा कि दुनिया इसको स्टडी करेगी। लेकिन मैं एक इशारा करता चलूं आपको इस मामले में, जब मैंने मुशाहिदा किया अप्रैल की 24 तारीख को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, मार्का हक से पहले की बात कर रहा हूं, जब मार्का हक होने वाला था, इंडिया ने अपना जहन बना लिया था कि वो हमला करेगा, तो उस वक्त जो 17 के करीब या पॉइंट्स थे जिसको के एलामिये के तौर पर जारी किया, जिससे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की ट्रांसपेरेंसी खुलकर सामने आई और मौक़िफ़ खुलकर सामने आया, उसके बाद पाकिस्तान ने उसी मौक़िफ़ को, उसमें से चीदा पॉइंट को फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया। और जब मार्का हक के दौरान 7 मई को दोबारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, तो उसमें जो अनाउंसमेंट और जो एलामिया किया वो हमारे फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना। उस वक्त से लेके अब तक जो भी काविशें, कोशिशें डिप्लोमेटिक साइड पर हुई हैं, ये उसी का शाखसाना है कि आज वो खतरा, वो खदशा जिससे कि दुनिया दम साध कर बैठी थी, जिससे खलीजी ममालिक का सांस चौकड़ा हुआ था, और जिससे कि पाकिस्तान भी, यकीनन पाकिस्तानी बहुत ज्यादा उस मामले में कंसर्न थे, वो रिलीफ मिला। अब यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे? यहाँ से आगे जबकि जेडी वेंस आ रहे हैं, उनके साथ उनकी टीम आ रही है, और आपको मालूम हो ही गया कि स्पीकर मोहतरम हमारे ईरान से आ रहे हैं, उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। तो ये तमाम मामला जो शुरू हो रहा है 10 तारीख से, तो उसमें एक बड़ी अच्छी आस और उम्मीद, और वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आस और उम्मीद, कि जो ईरान ने 10 पॉइंट दिए हैं उसमें से 2-4 पॉइंट्स को थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद बड़ी गुंजाइश है कि ईरान राजी हो जाए, और उसके अलावा जो 15 पॉइंट अमेरिका ने दिए हैं, उन 15 नुकाती पॉइंट में अगर उसका मुशाहिदा गहराई में करें तो आपको अंदाजा होगा कि तकरीबन 6 पॉइंट इब्तदाई तौर पर जो है वो कॉमन है, यानी वो एक सेट का सबसेट बनते हैं, जिसमें कि सिर्फ न्यूक्लियर की बात की गई है। और उसी तरीके से जब मिसाइल की बात हुई है तो वो 15 में से 3 नुकात सिर्फ मिसाइल की बात करते हैं, फिर प्रॉक्सी की, तो वो भी अगर देखा जाए गहराई से तो 4 पॉइंट से ज्यादा वो 15 पॉइंट बनते नहीं है मोटे मोटे। तो उन 4 पॉइंट को, ये 10 पॉइंट अगर इनको देखें तो इसमें भी 3-4 पॉइंट से ज्यादा मजमूई तौर पर नहीं बनते। बखूबी फरमाया कि यकीनी तौर पर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उस तरह हमें पता चलेगा कि जो 10 पॉइंट्स पेश किए हैं ईरान ने, उस पर अमेरिका क्या रद्दमल देता है, और आपने बहुत खूबसूरत एनालिसिस किया है। डॉक्टर शाहिद साहब, जिस तरह अभी जमील साहब ने भी अर्ज़ किया कि सूरत हाल जिस तरह से अनफोल्ड होती जाएगी हमें पता चलेगा कि किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी रीसेंट हिस्ट्री की बात कर लें तो अमेरिका जो है वो पहले सैंक्शंस भी लगाता रहा है, फिर पहले भी टेबल टॉक्स होते रही हैं। क्या अब आप समझते हैं कि हतमी तौर पर अमेरिका एक्चुअली तैयार है प्रैक्टिकली मुज़ाकरात के लिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के इस मामले को सेटल करने के लिए? फिर जो ईरानी ऑयल की वो अपनी स्टेटमेंट्स देते रहे कि अगर मेरे बस में हो तो मैं जाकर ईरान से ऑयल ले लूँ और पैसे कमाऊँ, इस तरह की स्टेटमेंट्स, और अब जब ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आप इसमें क्या समझते हैं कि किस तरह से अनफोल्ड होगा सारा कुछ? देखिए, पहले तो डॉक्टर जमील साहब ने जो बात की है, मैं सारी बातों को उनकी एंडोर्स करता हूं, और मैं उसमें एक जो बात कह रहा था वो बात को मैं, डॉक्टर साहब इससे एग्री करें या इसमें कुछ इजाफा करना चाहें,
वो ये है कि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी एम्बेसडर रहे हैं और ये भी समझते हैं फॉरेन ऑफिस के में हम हमेशा जो है वो डिफेंसिव रहे हैं बदकिस्मती से सफारतकारी में। और हमारा जहन ये रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो सफारतकारी क्या करेगा और वहां जी लॉबिंग फर्म्स हायर होंगी और फिर उसके बाद जो है वो कोई रास्ता निकाला जाएगा। और अब ये देखें इसमें इस पूरे जो चंद दिनों में हुआ है और जो कि अभी भी जारी है, क्योंकि मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला से कि जुमे के दिन तक, क्योंकि स्पॉयलर्स बहुत हैं, बहुत स्पॉयलर्स हैं, ये अखंड भारत वाले और ग्रेटर इसराइल वाले एक ही हैं। अब इशू ये है कि जिन मुल्कों ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खड़े होके एक तस्वीर उतरवा लें और ट्रंप साहब उनकी बेइज्जती, उसके बावजूद भी बेइज्जती करवाते रहे, वो उन्हें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, इन्वेस्टमेंट करें, ये करें, फलां करें, ढिमा करें, और पाकिस्तान को मुसलसल ताने दिए जाते रहे इस बात के, जिसका मुझे अफसोस भी है। लेकिन मैं इससे, इंसान कहता है ना कि इंसान सीखता है इससे बहुत है। मैंने कम से कम ये सीखा है कि पैसा जो है वो अपनी जगह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जज्बा भी तो होना चाहिए ना। ये मशीनें, ये पैसा, ये करेंसी, फलाना मुल्क है वो इतने एसेट्स हैं जो फलाना मुल्क इतने ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका में फलाना ही कर रहा है। पाकिस्तान में एक तो ये है कि फॉरेन ऑफिस आगे गया और पॉलिटिसाइज नहीं हुआ फॉरेन ऑफिस, उसने बिल्कुल फॉरेन ऑफिस ने अपना रोल प्ले किया, इमर्ज होकर सामने आया। हमारे सफारतकार हर मुल्क में इमर्ज होकर सामने आए, पहली बात। दूसरी बात यह भी तय हो गया कि जी मशीन तो हर एक के पास होती हैं, टेक्नोलॉजी तो हर एक के पास होती है। इन मुल्कों ने बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर्स खर्च करके इन्होंने अपने डिफेंस के लिए तो पैसा लगाया हुआ था, और ये कि ट्रंप इनकी तारीफ करेगा। ये कल का जो अलामिया है, मुझे बताएं इसमें पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क का नाम है? प्रेसिडेंट ट्रंप किसी मुल्क का नाम उसमें है? आबनाए हुर्मुज का फैसला हो रहा है, पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? ये मुल्कों के झगड़े 100 साल 200 साल पहले के, पाकिस्तान उनको रिजॉल्व करवा रहा है। भाई इशू ये है कि ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़े इम्तिहान में डाला, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी पाकिस्तान को। और लेसन लर्न क्या है? लेसन लर्न ये है कि जब आप अपने जज्बे के साथ काम करते हैं तो फिर ये टेक्नोलॉजी, जो अभी डॉक्टर जमील साहब भी कह रहे थे कि पिछले साल मार्का हक, वो मशीन हर एक के पास होती हैं, टेक्नोलॉजी हर एक के पास होती है। जहाज कोई F-35 खरीदे हुए हैं, किसी ने कुछ खरीदा हुआ है, वो जज्बा तो नहीं खरीद सकते आप। इसी तरह से ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात सुनी आखिर में, तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब की सुनी है या शहबाज शरीफ साहब की सुनी है? तो मुझे ये बताएं, और चाइना ने भी सुनी है और ईरान ने भी सुनी है, तो क्या कोई अरबों खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी करके पाकिस्तान यहां तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। पाकिस्तान चूंकि एक मौकफ लिया और वो मौकफ पे खड़ा रहा और दुनिया का उसने इत्मीनान गेन किया, उसके नतीजे में ही आपको कामयाबी मिली है, और अल्लाह का इसमें अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। वरना तो अब जो मैंने पहले भी बात कर रहा था कि ये तो मुल्क, कई जो मुल्क हैं वो तो अपनी जगह हक्का बक्का रह गए हैं और इसमें स्पॉयलर्स हैं बहुत सारे। अब जुमे के दिन जो ऐलान हुआ है यौम तशक्कुर का, देखिए ये अभी एक दिन है कल का, और कल के एक दिन में अभी तो केयर स्टेमर जो बरतानिया के वजीर आजम है, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए उन्होंने अपनी बेइज्जती देने से इनकार कर दिया, यूरोप खड़ा हो गया सामने, यूरोप साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान का मौकफ और यूरोप का मौकफ आप देखिए ना कितना करीबी हो गया इन दिनों में, कि उन्होंने कहा अपनी बेइज्जती नहीं देंगे, पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल रखा। इसी तरह से रशिया का रोल, और इसमें कैसे कैसे लोग दरमियान में कूद गए। कभी ज़ेलेंस्की आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं आपको ड्रोन देता हूं, आप ईरान पे मारें। पाकिस्तान उधर से पूरी कोशिश कर रहा है कि ये अरब मुल्क साकिन ना हो बीच में, और बड़ा मसला था अरब ममालिक के लिए, उनकी क़यादतों के लिए, कि भाई ईरान उनके मुल्क में अड्डे थे और वो उसके ऊपर ईरान जवाबी अटैक कर रहा है। अब देखिए, अब इसके ये कह रहा है ना कि मैं लिबनान के अंदर जो है सीज़ फायर की बात नहीं मानूंगा, इसके अच्छे भी मानेंगे। इसकी इतनी छितरौल होगी इसकी, अब तो ये नेतन्याहू को तो आखिरी खेल था ना, आखिरी पता था इसका। अब ये अभी भी स्पॉइलिंग करेगा, बीच में गड़बड़ करेगा, सारी इसको दुनिया पकड़ लेगी गर्दन से। तो सारी गंद इसने घोली है बीच में, सारा ये कत्लेआम इसने किया है। इसको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके इसका फैसला होना चाहिए। और ये गजा भी इसके साथ लिंक हो गया, और पाकिस्तान ने लिबनान को लिंक किया। वो कह रहे हैं नहीं लिबनान की बात तो नहीं है, मैंने हमले बंद कर दिए हैं ईरान पे। ओ भाई, ईरान ने भी बंद कर दिए, तुम्हारे तो भरकस निकल जाता अगर हुती जाते इसमें दरमियान में, ओ तबीयत साफ हो जाती। बात यह है कि चूड़ियां पहन के बैठी हुई थी दुनिया कि ये तहजीब खत्म हो जाएगी और सारी दुनिया जो है वो देखती रहेगी। ईरान के लोग करोड़ों की तादाद में सड़कों पे थे रात को,
बात यह है सारी कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ा एक अच्छा रास्ता दिखाया पाकिस्तान ने, और आखिर वक्त तक स्पॉयलर्स उनको कह रहे थे कि ये आप अटैक करें, नहीं ये ना करें वो ना करें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद अपने पूरे जो उनका कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर, उसको उन्होंने उससे वो निकले, ठीक है, दोबारा निकले उससे वो, और वो पीस की तरफ चले गए, और उन्होंने कहा हमारी विक्ट्री हो गई है, और ईरान ने भी कहा हमारी विक्ट्री हो गई। विन विन सिचुएशन भी तो होती है ना। और असल बात यह है कि इसमें वो धोखे की जो फीलिंग थी कि जी हमसे मुज़ाकरात हो रहे हैं और साथ ही हमारे रहबर को शहीद कर दिया, ये कितना बड़ा इशू ईरान में खड़ा हुआ है। और अली लारीजानी को कर दिया, बाकी जो उनकी शमखानी है उनको कर दिया, उनकी फैमिलीज को शहीद कर दिया, जो नए रहबर है उनका मजाक उड़ाया जाए। तो बात यह है कि ईरान ने ये जंग जीती है। पहली बात तो ज़हन में रखें कि ईरान जीत चुका है ये जंग। अब जीतने के बाद ईरान ने, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप भी रुके हैं कि भाई इस वक्त जो है, और डॉक्टर जमील साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि दुनिया में इस वक्त सबसे ताकतवर शायद वो ट्रंप ही हैं, लेकिन ये है कि ताकत तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ताला जो है उसकी ज़ात ही ताकतवर है। वो तो फिर जब अबाविलें आती हैं तो इब्राह का लश्कर जो है वो धंस जाता है वो तो आप कुदरत में जो है वो कुछ और बताती है। बात सारी ये है कि जज्बे को तो आप खरीद नहीं सकते। अब ये कि अब इम्तिहान है। इम्तिहान ये है कि ये शख्सियात तशरीफ ला रही हैं हमारे यहाँ, जेडी वेंस भी आ रहे हैं और स्टीव विटकॉफ भी आ रहे हैं, और अभी तक जो इतलात हैं, और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। और जाहिर है कि ये अनाउंसमेंट होने से पहले मामला तय हो जाते हैं। वो अभी तक यूरोप में हैं, वो हंगरी में ही है अभी तक, और इसमें तुर्किया ने रोल अपना प्ले किए। कई देखें, कई है ना बीच में मामला खराबी की तरफ जो लोग जा रहे थे, तो तुर्किया ने वो फॉल्स फ्लैग के ऊपर सारा उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया कि फॉल्स फ्लैग है, ईरान के साथ मामला तय हुए। अब ये है कि कतर का कहना ये कि हमें जो डैमेजेस हैं वो ईरान दे। वो ईरान जाहिर है कि वो मामला आगे जब चलेंगे टोल बोल के, तो उसमें खलीजी रियासतें, बाकी मुल्क भी सारे इसमें शामिल हो जाएंगे, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। और दूसरी बात ये कि ईरान से जो है वो उनके स्पीकर से ही बुला रहे हैं, हो सकता है कोई और शख्सियात भी हों, दीदा दिल फरशेरा। ये अब देखना है कि ये वन ऑन वन मुलाकात होती है इन शख्सियात की आपस में, या ये मेरा ख्याल है वन ऑन वन ही होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि अमेरिका और ईरान के लोग आपस में बैठें, आमने सामने बैठें। ये मुनासिब भी नहीं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है और इधर से उधर मैसेज जा रहा है। वो सामने बैठें और एक दूसरे से बात करें। अगर इसमें कोई और मुल्क आना चाहे बीच में, यकीनन तुर्किया का इसमें रोल है, सऊदी अरेबिया आना चाहे, बाकी सारे मुल्क आना चाहें, तो मेरा ख्याल है कि इस मरहले पे पहले तो अमेरिका और ईरान के आपस के जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो। फिर ये आपने हुर्मुज़ के हवाले से क्या फार्मूला आगे डिज़ाइन होना है, कैसे होना है। चाइना, अच्छा चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, ये भी, इसको भी आप नज़रअंदाज ना करें। 2019 के बाद से जो वांग यी हैं वो पहली दफ़ा 2 रोज़ा दौरा शुरू कर रहे हैं। आज और कल वो होंगे नॉर्थ कोरिया में होंगे वो, और ये उनका दौरा हो रहा है 2019 के बाद से। 2019 के बाद से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो नॉर्थ कोरिया नहीं गए, तो वो नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं इस मरले पे। और ये पूरा जो ब्लॉक है जिसमें नॉर्थ कोरिया है, जिसमें हम देखें, हम ईस्ट एशिया को तो फरामोश कर जाते हैं ना। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू को आप किस तरह से देखते हैं, और आप समझते हैं कि अब जाहिर है जिस तरह से अब ये सारी सूरत हाल अनफोल्ड होती जाएगी और मजीद इसमें फर्दर पेशरफ्त होगी और चीज़ों को मजीद स्ट्रीमलाइन किया जाएगा? मुराद पे कह सकता हूं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा होना है चाइना का, जो चाइना का दौरा प्रेसिडेंट ट्रंप का होना है, जो कि अगले महीने होना है, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है इस वक्त। और उसमें वो उसके जो मामलात हैं उसमें वो भी तय होने हैं, और वो भी उसमें भी कि पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान कहीं दरमियान में, ये मेरा गुमान है या इतला समझ लें या तज्जिया समझ लें, कि पाकिस्तान उसमें भी अमेरिका और चाइना के दरमियान जो एक होता है ना कि कैसे दौरा होगा, कैसे तय होगा। कुछ बातें जो है वो ट्रंप इंतजामिया नहीं करना चाह रही चाइना से, कुछ चाइना शायद बराह रास्त है। तो ये मामला जैसे ही हल होता है, और इसी दौरान क्योंकि चाइना दरमियान में आ गया ना, ये तो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि चाइना ईरान के पीछे था, और ईरान ने कल चाइना ने वीटो कर दिया रशिया के साथ, तो उस करारदाद को बेरिंग की जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, तो चाइना जाहिर खुल के। तो अब ये कि जो दौरा होना है अगले महीने प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसको भी पाकिस्तान उसमें भी कहीं मौजूद होगा, और उससे पहले ये सारे मामलात हल होंगे।
और ये जुमे का दिन जो है उसमें यौम तशक्कुर, मैं तो आज से ही रात से ही हम तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं परवरदिगार का, और सारी दुनिया के ब्याह पे सब हमके एक तबाही की तरफ जाते जाते दुनिया रुकी है। लेकिन स्पॉयलर्स बहुत हैं, वो जो है ना जिनका काम ही है कि खून बहे बेगुनाहों का और वो उस पर कमाई करें, और ये सट्टा हो रहा था इस पे, ऑयल की प्राइस नीचे जा रही है ऊपर जा रही हैं, लोग पैसा बना रहे हैं, चाहे लोगों ने मरना है बेगुनाहों ने, कितनों ने मरना है, कितनों ने तबाह होना है जिंदगी उनकी। तो ये अब ये है कि पाकिस्तान इसमें जो रोल प्ले कर रहा है गालिबन आगे, वो ये है कि इसमें बाकी मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और उनको होना चाहिए। और आपने हुर्मुज़ जो है वो यकीनन एक ऐसा इशू है जिसमें जो सऊदी अरेबिया ने भी बात की है कि इसका एक मुस्तकिल हल होना चाहिए। अच्छा, ईरान भी ये बात कह रहा है कि मुस्तकिल हल, पायदार हल, एक दफा इसको रिजॉल्व करें। बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं ना जब आप अधूरा छोड़ देते हैं कि यार अभी ये ऐसा करो कि इसको साइड पे कर दो, यार ये फलस्तीन का इशू बाद में देखते हैं, वो इशू पकता रहता है अपनी जगह, वो फिर आतिशिशा बन के आप कहते हैं यार कश्मीर को एक तरफ कर दो ना यार, बाद में देखते हैं कश्मीर, वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। ये इश्यूज को जो आपने हुर्मुज़ का एक दफा जब यहां तक मामला चला गया कि न्यूक्लियर की बात होने लगी कि न्यूक तो नहीं करने लगे कहीं, और कहीं प्लांट्स के ऊपर अटैक होता है और कहीं वो तारीकी में धकेलेंगे तो वो डिसैलिनेशन प्लांट्स उड़ा देंगे, और मतलब यहां तक जाके हम वापस आए। मैं आपको सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि इसमें जो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि इसका कॉम्प्रिहेंसिव, सऊदी अरब भी चाह रहा है कि इसका कोई मुस्तकिल हल निकले, उनकी तरफ से बात हुई है इसमें। अच्छा, ये इसका क्या ताल्लुक है नेतन्याहू का, क्या ताल्लुक है आपने हुर्मुज़ से? इसका कोई तो ताल्लुक नहीं है, ये अपने बाबे मतलब को, अपने मुल्क को बचाए। तो ये नेतन्याहू भी बीच में तू कौन मैं खामखा, इसको तो एक साइड पे फेंका, और ये बड़ा अच्छा किया है कि उसको ज्यादा इत्मीनान में नहीं लिया। एक दफा उससे फोन पर मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने शटअप कॉल दे दी थी रात को, क्योंकि उसकी तरफ वो तो तैयार बैठा हुआ था ना, वो तो सेहूनी बहुत सारे तैयार बैठे हुए थे कि ये हमला हो जाएगा और फौरी तौर पे हमला बस तैयार ही है और हर तरफ है और ये ऐसे वैसे फलाना डिमाकना। लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फैसला दुरुस्त किया। तुर्किया का रोल इसमें देखें, इसके ये पूरे दुनिया पे इसके असरात जाएंगे। अब देखें ना, यूरोप की एंट्री हो गई है और कितनी इज्जत के साथ। अब आज बरतानवी वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वो भी दौरा करेंगे मुख्तलिफ अरब ममालिक का, खलीजी रियासतों का, तो उनको कितना वेलकम किया जाएगा कि भाई आपने जो है वो, ट्रंप उनको जो मर्जी कहें, लेकिन वो जब आते हैं उन्होंने एक स्टांस ले लिया ना कि हमारे अड्डे इस्तेमाल नहीं होंगे। इसी तरह यूरोप के कई मुल्कों ने स्टांस ले लिया, पूरे यूरोप ने स्टांस ले लिया कि हमारे जो अड्डे हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे। तो बात यह है कि ये अब एक नई दुनिया, एक नया जो ऑर्डर है वो यहाँ पे जन्म ले रहा है, ले चुका है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहें उसको या जो भी कहें, पोस्ट 1945, और उसको तहरीर जो है, उसकी जो स्याही है, उसका जो कलम है नए ग्लोबल ऑर्डर का, ये तारीख में लिखा जाएगा कि वो पाकिस्तान के कलम से लिखा गया है। उसकी जो उसकी जो तहरीर है ना, अब वो आगे क्या शक्ल इख्तियार करता है क्या नहीं करता, देखें ये पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन पे जाते हैं, ये किस तरफ जाते हैं, ये क्या होता है सारा ये। लेकिन इसकी जो तहरीर है ना कि ये कहां से शुरू होता है, ये इसको किसने, ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो ये पाकिस्तान से हुआ। और पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये है कि एक ये देखें न्यूक्लियर जंग हो रही थी ना, ये तो तीसरी आलमी जंग सारी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया था। तो पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रोकी है और जंग के दरमियान में रोकी है। ये भी मैं नहीं कह रहा कि वो सफारतकारी पहले की पाकिस्तान ने, उसके नतीजे में कुछ रुक गई। एक इंतहाई पेचीदा मसला, बेशुमार मुल्क, यूरोप, खलीजी रियासतें, पुरानी तारीख, उधर से लेबनान, उधर से हूतीज, उधर से गजा, उधर से, तो साफ सबको एक साथ लेके और फिर ऐसी जगह पे जहां पे इत्मीनान इस तरह खत्म हो, शहादतें हो गई उनकी क़यादत की और मुज़ाकरात के बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप को कायल किया। एक बार फिर पाकिस्तान की एक बीइंग अ पाकिस्तानी मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो फॉरेन ऑफिस को, आसिम मुनीर साहब को, एनएसए की टीम को, शहबाज शरीफ साहब की टीम। इस वक्त सब पाकिस्तान है, सब इंसान है, सब पाकिस्तान है। और इस वक्त कोई सियासी फरोई बात होनी नहीं चाहिए और उससे हमें बहुत ऊंचा उठ के, और मैं तो इसको ये भी नहीं कहता कि ये पाकिस्तान का, मैं तो दुनिया का केस कह रहा हूँ। इसमें देखें कितनी ज्यादा इंसानी जाने जाने वाली थी। अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स उड़ जाते तो मुझे बताएं कि क्या होता वहां पर लोग प्यासे मर रहे होते, क्या होता मुझे बताएं। ईरान में अगर ये अटैक करते थे तो क्या होता। और तो बात यह है कि अच्छा वो अब उसको कैसे, क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब ने नाम लिया है लेबनान का, उस पर वहां ज्यादा मिर्चें लग रही हैं क्योंकि वो तो लतानी रिवर तक पहुंच के ग्रेटर इसराइल के ऊपर काम कर रहा था। अब वो वहां पे
जो है वो आपने हुर्मुज़ चूंकि खोल दी है, तो उसके ऊपर ये भी कितनी बड़ी बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया आपने हुर्मुज़ खोलने पे। ये जो खबरें आ रही हैं तो वो भी उन्होंने खोल दी हैं, और दिफाई कार्रवाइयाँ भी रोक दी हैं, सारा रोक दिया, और उधर से इसराइल कह रहा है कि हमने भी हमले बंद कर दिए हैं फौरी तौर पर। लेकिन ये कि लेबनान में लड़ाई जारी है, वो कह रहे हैं लेबनान, तो लेबनान की अब ये सऊदी अरेबिया का मेरे ख्याल से काम है और बाकी लोगों मुल्कों का काम है कि वो क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम ये ख़त्म कर देंगे सारा, अगर ये लेबनान के अंदर जंगबंदी ना हुई। और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने, अब देखें ना, शहबाज शरीफ साहब ने लेबनान का नाम खास तौर पे ऐड किया उसमें, तो पाकिस्तान ने किसी भी मामले को पीछे नहीं छोड़ा। तो बात यह है कि वो अब यह है कि वो जो इसराइल की फोर्सेस हैं वो अंदर घुसी हुई हैं लेबनान के अंदर, तो या तो वो खुद निकलेंगी, या ये कि फिर हिजबुल्लाह को धक्के देके निकालेगी, या लेबनान की फौज धक्के देके निकालेगी, क्योंकि ये तो एक या ये कि अभी मेरे ख्याल से जो जहाँ पे है वो वहीं रुक जाएगा, और फिर उसके बाद विड्रॉल शुरू होगा, क्योंकि वो लेबनान की सूरत हाल भी कॉम्प्लेक्स है। और फिर वापस फ़लस्तीन के इशू पे जाए ना, वो गजा को कहाँ भूल गए सारे, वो लाखों बच्चे औरतें वहाँ पे मुंतज़िर हैं गजा में, वो खुले आसमानों तले पड़े हुए हैं। तो फौरी तौर पे इसी के साथ यही मुज़ाकरात के अंदर ही मेरे ख्याल से गजा को भी शामिल कर लिया जाए, और गजा में भी जो गारंटर आलमी लेवल पे गजा के अंदर आ गए हैं, चाइना और रशिया, और ये भी उनके एम्बेसडर जो हैं बीजिंग में, उन्होंने बात भी की है कि हम चाहते हैं कि चाइना इसमें गारंटर के तौर पे आ जाए। ये ईरान के एम्बेसडर ने बात की है, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस बात को मान रहे हैं। तो फिर ये गजा के अंदर भी आप चाइना को और बाकी मुल्कों को इन्वॉल्व करें, और इसमें यूरोप भी आ जाए और बाकी मुल्क भी आ जाएं जो कि एतमाद जिनके ऊपर है फ़लस्तीनियों का सबका, रशिया भी इसमें आ जाए, और गजा को भी आगे उसको भी बढ़ाएं, क्योंकि वो जब तक मसला हल नहीं होगा फ़लस्तीनियों का। और फिर कश्मीर का क्या करना है, कश्मीर के इशू को आप ऐसे ही भूल के बैठ गए हैं, सारी दुनिया भूल के बैठ गई है, और उसको भी हल करें, और ये सारे मसले हल करें। और एक बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो इसमें सीखने वाली बात है वो ये है कि अरबों खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी से, इन्वेस्टमेंट से, असलहा खरीद के जमा करने से, आर्म्स रेस को बढ़ाने से, और वो बड़ा जनाब सीना चौड़ा करके और ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो वो एक जगह है, जज्बे एक तरफ है। ये जज्बों को शिकस्त आप नहीं दे सकते, ना आप सारे दुनिया भर के वेपन्स आप खरीदने चाहिए, लेकिन जज्बा ना हो तो ये मशीन्स बेकार हो जाती हैं। जब ये जो दो नंबरियां होती है ना, इतने बिलियन इतने ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट हो गई, तो जी ऐसा वो देखा नहीं क्या हाल, डिफेंस का वक्त आया है तो उनकी फौजी ही नहीं है, वो मुल्कों ने अपनी फौजी नहीं बने, उन्होंने कहा अमेरिका बहादुर और नेतन्याहू हमें बचाएगा आके। नायब सदर जेडी वेंस जो है इस वक्त हंगरी के दौरे पर मौजूद हैं, और जो इस टाइम ऑन गोइंग सिनेरियो है उसमें इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इनका जो हंगरी का दौरा है उसको थोड़ा शॉर्ट टर्म किया जा सकता है, ताकि वो इस्लामाबाद पहुँचें और ये सारी सूरत हाल जो है उस पर बातचीत शुरू हो। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से बात करेंगे। शाहिद साहब, ये कहिएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है इसमें ईरान ने जो 10 पॉइंट्स रखे हैं उसमें एक बड़ा पॉइंट ये है कि ईरान एम्फसाइज़ कर रहा है कि आर्जी जंग बंदी नहीं समझ आती, हमें एक मुस्तकिल जंग बंदी चाहिए, और फ्यूचर एग्रेशन की भी गारंटी दी जाए कि कभी दोबारा से ईरान पर इस तरह से एग्रेसिव मोड या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स के नाम पर हमला नहीं किया जाएगा। तो आप समझते हैं कि इस पर एक कंसेंसस कायम हो सकता है? देखें, एक तो जेडी वेंस जो बात कर रहे हैं ना, वो कल जेडी वेंस की एक जुमले के ऊपर एक वहां पे तनाज़ा खड़ा हो गया था, जिसकी वजाहत भी बाद में उन्होंने की। वो उन्होंने कहा था कि अभी हमने सारे टूल्स इस्तेमाल नहीं किए। जाहिर है कि एक बात उन्होंने की कि सारे टूल्स, तो लोगों ने कहा कि अच्छा जी ये न्यूक्लियर की बात करने लगे हैं शायद, तो उसकी फिर वजाहत भी उन्होंने की कि नहीं, मैं न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा था और मैंने कोई और बात की थी। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जेडी वेंस भी चाहते हैं कि यहां पर जो है वो और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने किसी भी लम्हे ये नहीं कहा कि, किसी वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जो डिप्लोमेसी है उसका दरवाजा बंद कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हाँ वो जेडी वेंस देख रहे हैं और स्टीव विटकॉफ देख रहे हैं, जैरेड कुशनर देख रहे हैं, और जेडी वेंस जो है उनके ऊपर ईरान ने भी इत्मीनान किया, क्योंकि वो इससे पहले जो ओमान में मुज़ाकरात हो रहे थे उसके ऊपर, ये देखें जो जैरेड कुशनर हैं वो उनके फैमिली मेंबर हैं, स्टीव विटकॉफ उनके दोस्त हैं, लेकिन जो जेडी वेंस है वो एक पूरा पोर्टफोलियो, हाईएस्ट प्रेसिडेंट के बाद वो सबसे ज्यादा उनका बड़ा ओहदा है। तो वो आप देखिए ना कि मुज़ाकरात किस लेवल पे हो रहे हैं कि वो जेडी वेंस खुद इसमें आ रहे हैं और इसमें खुद वो बात करेंगे। अब यह है कि ये इसमें एक जो बरतानिया है वो कह रहे हैं कि मुस्तकिल एक, ये 2 हफ्ते की तो कोई बात ही नहीं है ना, 2 हफ्ते के बाद क्या फिर जंग दोबारा कत्लेआम शुरू हो जाएगा? तो इसको एक परमानेंट एक शक्ल दे दी जाए, और परमानेंट शक्ल देने के लिए ज़रूरी है कि, और ये बरतानिया भी बात कर रहे हैं, उनके वज़ीर आज़म तशरीफ ला रहे हैं आज,
वो मशरिक वस्ता का दौरा कर रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं इसको परमानेंट शक्ल दी जाए। सऊदी अरेबिया कह रहा है, वो भी कह रहा है कि भाई ये तो फिर देखें ना, 15 दिन में तो क्या होना है, 15 दिन में कौन सा, उसके बाद फिर जंगों की, यानी इन 15 दिनों में सारे मुल्क जंगों की तैयारी करते रहें या इसका एक मुस्तकिल हल तलाश करें। तो ये जो परमानेंट इसको रंग देने की बात हो रही है वो बात सारे कर रहे हैं। वो ईरान का भी मुतालबा यही है, अगर आप देखें तो ईरान के 10 नुकात में ये है कि इसको आरसी जंग बंदी नहीं, इसको परमानेंट सीज फायर किया जाए तो चले। वो अभी आरजी कर दिया लेकिन एक मुस्तकिल शक्ल दी जाए ना, ये तो नहीं कि 2 हफ्ते के बाद फिर यहाँ पे कत्लेआम शुरू हो जाए। तो एक इसको रंग ऐसा दिया जाए जिसमें कोई ना कोई बुनियादी असूल जो है, देखिए इख्तलाफात चलते रहेंगे, कभी भी तय नहीं होंगे कुछ लेकिन जो कुछ असूल हैं उन असूलों के ऊपर तो मामला तय हो जाए ना। यानी ये मामला तो तय हो जाए पहले कि लिबनान से ये फौजें विड्रॉ हों, ठीक है, लिबनान से फौजें विड्रॉ हों। दूसरा ये है कि अमेरिका पहले ही अंसारुल्लाह के साथ मुआहदा कर चुका है, अरब ममालिक भी कर चुके हैं हूतीस के साथ, वो अपनी जगह इंटैक्ट हो। फिर ये है कि ये जो क्या अमेरिका यहाँ पे रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, ये एक इशू है। अमेरिका को फौज की क्या जरूरत है, मुझे बताएं, एक बात बताएं, फौजी अड्डे की क्या जरूरत है? अगर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट हो रही है किसी खलीजी मुल्क में और खलीजी मुल्क कह रहे हैं यहाँ डेटा सेंटर्स बनेंगे, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज बनेंगी, ये बनेगा, तो फौजी अड्डे रखने की क्या जरूरत है? ये आप चाइना को देखें ना, चाइना पूरा बेल्ट एंड रोड लेके पूरी दुनिया में चाइना आ गई है, तो चाइना ने फौजी अड्डे तो नहीं बनाए ना वहां पे। चाइना तो मईशत की बात करे तो ये अमेरिका नहीं कर सकता। भाई अमेरिका कहे कि ये हमारा अमेजोन है, ये हमारे यहाँ पर ओपन एआई है, ये एनवीडिया है, ये सारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होंगी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सारा। लेकिन फौजी अड्डा जो है वो तो बजाय इसके कि वो फौजी अड्डा जो है वो आप को किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता, वो तो खुद ठुस हो गया। बल्कि वो तो ये हो गया कि वो जैसे मैग्नेट नहीं खींचता मिसाइलों को इधर से उधर से, हर तरफ से मुसीबत खड़ी हो गई। एक बात, दूसरी बात ये कि नेतन्याहू को साइन ऑफ करें, साइन ऑफ क्यों नहीं करते? वो कहते हैं अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। ओ भाई वो सिंक हो चुका है, वो खुद ही फारिग हो चुका है वो बंदा। और उसके साथ जो जराइम पेशा लोग हैं, या तो पूरी दुनिया की बात आप सुन लें या उसकी बात सुन लें एक आदमी की। और ये लॉबी वॉबी दाएं बाएं, ये वो जो एक ज़ायनिस्ट लॉबी बैठी है दुनिया को, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत सारे टकर कार्लसन चाहिए, टकर कार्लसन बहुत सारे होने चाहिए, कोई 15 20 25 टकर कार्लसन खड़े हो जाएं वहां पे और बात वो जो है वो खुली टुली करें। और ये जो मेगा बेस पे इसको वो सारे जो है, और ये खुद भी अमेरिकन भी परेशान है, बड़े जबरदस्त लोग हैं, ये एक टोला जो है ये किसी तरह से आ गया। तो अब ये है कि मेरे ख्याल से स्टीव विटकॉफ को भी एक रास्ता मिला है, उनके भी बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनको भी एक रास्ता मिला है, उनको भी एतमाद, उनको भी ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एतमाद उनके मशरिक़ वस्ता के मुल्क जो है उन पर बहाल हो। और ईरान के साथ क्या उसकी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये भी पाकिस्तान इंशाल्लाह इसमें दूर करेगा और जो भी बीच में गड़बड़ हुई है सारी उसको तय करेगा। और दूसरी बात यह है कि मोसाद पेनिट्रेट कर गई, वो लोग घुस गए और हमले कर रहे हैं और ये कत्ले आम कर रहे हैं, इससे भी ये जान छुड़ाएं। ये इस तरह से दुनिया नहीं चलती। ये ओल्ड प्लेबुक के तहत अगर सारे मुल्क इसी काम पे उतर गए कि जी दूसरे मुल्कों में जाना है और वहाँ जाके उनकी क़यादतों को शहीद करना है और बाकी जो है वो अपनी छातियाँ बजानी है, तो दुनिया चल गई इस तरह। पाकिस्तान जो है, और ये अभी जो अगले 24 घंटे हैं, ये चंद घंटे, अभी तो वो बुडापेस्ट में ही खिताब कर रहे हैं, वो वहाँ पे यकीनन वो यूरोप के इश्यूज भी बड़े उलझे हुए हैं, नेटो के इश्यूज भी उलझे हुए हैं। लेकिन ये कि अच्छी खबर है उनको, जेडी वैंस को मतलब पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि हम तो बड़ी कामयाबी की दुआ कर रहे हैं इस दौरे के लिए भी। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि जिस तरह से सिचुएशन अनफोल्ड होगी उस तरह से मजीद हम जो है देखेंगे कि कहाँ जाती है सूरत।